साल था 1975, जब इंसानों ने पहली बार अंतरिक्ष में 2 स्पेस कैप्सूल्स को आपस में जोड़कर इतिहास रच दिया था। वही पल था जिसने यह साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहना चाहता। इसके बाद वक्त तेजी से बदला। साल 2020 तक इंसान पृथ्वी की ऑर्बिट में एक विशाल स्पेस स्टेशन बना चुका था और 2031 तक वही स्टेशन और भी फैल चुका था, जहां दुनिया के अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। लेकिन मानवता की असली छलांग तब लगी जब साल 2150 में यही स्पेस स्टेशन एक छोटे शहर जितना बड़ा बन चुका था। एक ऐसा तैरता हुआ शहर जो तकनीक, विज्ञान और उम्मीदों का प्रतीक था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानों को पूरी आकाशगंगा तक अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका दे दिया। ब्रह्मांड के एक अनजान कोने से एक विशाल रहस्यमय यान उस स्टेशन के करीब आया और बिना किसी टकराव के खुद को उससे जोड़ लिया। यह यान अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आया था और यह एक अत्यंत उन्नत एलियन सभ्यता का प्रतिनिधि था। उसी दिन से यह स्पेस स्टेशन सिर्फ इंसानों का नहीं रहा। धीरे धीरे आकाशगंगा के अलग अलग हिस्सों से तरह तरह की एलियन प्रजातियां यहां आने लगी, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना कल्चर और अपनी सोच लेकर। देखते ही देखते यह स्टेशन अल्फा बन गया, यानी सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स, एक ऐसा शहर जहां पूरा ब्रह्मांड सिमट आया था। लेकिन वक्त के साथ यह तैरता हुआ शहर इतना विशाल और भारी हो गया कि उसका गुरुत्वाकर्षण खुद पृथ्वी के लिए खतरा बनने लगा। अल्फा पृथ्वी के इतना करीब आ चुका था कि अगर जरा सी भी चूक होती और यह धरती की तरफ गिरने लगता तो अरबों जिंदगियां एक पल में खत्म हो जाती। आखिरकार पृथ्वी की सरकार ने एक बहुत बड़ा और कठिन फैसला लिया। उन्होंने अल्फा पर हजारों विशाल इंजन लगवाए और उसे पृथ्वी की ऑर्बिट से धक्का देकर हमेशा के लिए ब्रह्मांड के अंधेरों में भेज दिया। मकसद ये था कि यह तैरता हुआ शहर अब पूरे ब्रह्मांड के गहरे राजों की खोज करे, नई दुनियाओं तक पहुंचे और नई सभ्यताओं से मिलकर टेक्नोलॉजी और ज्ञान साझा करे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब कहानी यहां से सीधा 400 साल आगे बढ़ती है। पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर म्यूल नाम का एक ग्रह मौजूद था। यह ग्रह बेहद खूबसूरत था, किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ सफेद चमकदार शरीर वाले एलियंस रहते थे जिन्हें पर्ल्स कहा जाता था। ये लोग प्रकृति के साथ बैलेंस बनाकर जीते थे और अपने साथ रहने वाले एक छोटे से जीव की मदद से कीमती मोती उगाते थे। उनकी दुनिया शांत, सुंदर और संतुलित थी। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अचानक आसमान से विशाल स्पेसशिप्स का मलबा गिरने लगा। पल भर में उनकी जन्नत सी दुनिया आग और तबाही के नरक में बदल गई। तभी एक बेहद विशाल यान सीधे उनके ग्रह से टकरा गया। ये टक्कर इतनी विनाशकारी थी कि उससे निकली ऊर्जा ने पूरे ग्रह को आग की सुनामी में ढक दिया। कुछ पर्ल्स अपनी रानी को बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन रानी की बेटी, इस ग्रह की राजकुमारी, समय पर अंदर नहीं पहुंच पाई। उसकी जान चली गई। मरने से ठीक पहले उसने अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली टेलीपैथिक सिग्नल भेजा, एक ऐसा सिग्नल जो इस नरसंहार की गवाही बनने वाला था। इसी दर्दनाक दृश्य के साथ सीन कट होता है और हमारी मुलाकात होती है मेजर वैलेरियन से, जो हड़बड़ाकर अपनी नींद से जाग उठता है। उसे लगता है कि यह बस एक बुरा सपना था, इसलिए वो इसे नजरअंदाज कर देता है। वो अपनी पार्टनर सार्जेंट लॉरेलिन के साथ अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ता है, बिना ये जाने कि वो सपना दरअसल उसके आने वाले कल की एक भयानक चेतावनी था। वैलेरियन और लॉरेलिन पृथ्वी सरकार के सबसे काबिल स्पेशल एजेंट्स हैं, जिनका काम पूरे ब्रह्मांड में इंसानी इलाकों की सुरक्षा करना है। आज भी उन्हें डिफेंस मिनिस्टर से एक अर्जेंट मिशन मिला था। उन्हें प्लेनेट क्रियन जाने का आदेश दिया जाता है, जहां एक इंटर डायमेंशनल मार्केट लगती है जिसे बिग मार्केट कहा जाता है। ये बाजार आम आंखों से दिखाई नहीं देता क्योंकि ये एक दूसरे आयाम में मौजूद होता है। उनका मिशन था वहां मौजूद एक स्मगलर से एक चोरी हुई सरकारी संपत्ति को वापस लाना। देखते ही देखते लॉरेलिन यान का वार्प ड्राइव एक्टिवेट करती है और यान रोशनी की रफ्तार से क्रियन ग्रह के करीब पहुंच जाता है। दोनों ग्रह के वातावरण में प्रवेश करते हैं। यह ग्रह पूरी तरह बंजर था, मानो यहां जीवन का नामो निशान तक ना हो। सतह के करीब पहुंचकर दोनों पहले से मौजूद कुछ एजेंट्स के सामने लैंड करते हैं। फिर सब एक बस में बैठकर इस वीरान ग्रह पर उस रहस्यमयी बाजार की ओर निकल पड़ते हैं, जहां आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। थोड़ी देर बाद सब लोग उस दूसरे आयाम के बाजार की एंट्री गेट तक पहुंच जाते हैं। ऊपर से देखने पर वो पूरा इलाका बिल्कुल खाली और सुनसान लगता है, जैसे कोई बंजर मैदान हो।
जहां लोग बस यूं ही खड़े हैं और कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, मानो यहां कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वहां मौजूद सभी लोग एक एक करके अपने हेलमेट पहनते हैं, नजारा पल भर में बदल जाता है। जो जगह अब भी तक वीरान लग रही थी, वो अचानक एक विशाल और जिंदा मार्केट में बदल जाती है। अब उनके सामने एक ऐसा बाजार था जिसकी कोई हद नजर नहीं आती। हर दिशा में दुकानें ही दुकानें फैली हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ 10 लाख से भी ज्यादा दुकानें मौजूद थीं। ये बाजार सिर्फ चौड़ा ही नहीं, बल्कि अंदर की तरफ इतना गहरा और विशाल था कि लगता था जैसे इसका कोई अंत ही नहीं है। अलग अलग प्रजातियों के एलियंस, अजीबोगरीब कपड़ों में व्यापारी, चमकते हुए सामान, अनजानी भाषाओं की आवाजें, हर तरफ एक अराजक लेकिन जीवंत दुनिया सांस ले रही थी। इस दूसरे आयाम के बाजार में उस छोटी सी चुराई हुई चीज को ढूंढना किसी भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा था। वलेरियन गहरी सांस लेकर मेन गेट से अंदर कदम रखता है और बिना समय गंवाए अपनी तलाश शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाजार के पिछले हिस्से से लॉरलेन अंदर घुसने की योजना बनाती है। मेजर गिब्सन उसे सख्त लहजे में चेतावनी देते हैं कि याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 12 मिनट है। यह सुनते ही लॉरलिन बिना वक्त गंवाए उस दूसरे आयाम के बाजार में दाखिल हो जाती है। उधर वैलेरियन को आखिरकार उस स्मगलर का ठिकाना मिल चुका था। वो खुद को अदृश्य कराने के लिए पास ही मौजूद एजेंट कूपर के पास पहुंचता है। कूपर उसे एक खास किस्म की बंदूक थमाता है और उसी पल वैलेरियन गायब हो जाता है। इसी दौरान 2 रहस्यमयी काले कपड़ों में लिपटे हुए लोग स्मगलर के अड्डे में घुसते हैं। असल में ये कोई और नहीं बल्कि वही पर्ल्स थे जिनका खूबसूरत ग्रह तबाह हो चुका था। ये दोनों यहां अपनी सबसे कीमती अमानत, उस पर्ल कन्वर्टर जीव को वापस लेने आए थे। वही जीव जिसे ढूंढने का आदेश लॉरलिन और वैलेरियन को भी मिला था। इस स्मगलर का नाम था खोडार, जो एक बेहद खतरनाक एलियन प्रजाति से ताल्लुक रखता था। दोनों पर्ल्स उससे विनती करते हैं कि उनका नन्हा जीव उन्हें लौटा दे और बदले में उसे एक बेहद बेशकीमती पर्ल सौंपते हैं। लेकिन खोदार धोखे से उन पर बंदूक तान देता है और उस जीव को लौटाने से इनकार कर देता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वो दोनों पर्ल्स को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से अदृश्य वैलेरियन उसके सिर पर बंदूक रख देता है और साफ शब्दों में कहता है कि ये अर्थ गवर्नमेंट की संपत्ति है और मैं इसे लेने आया हूं। उसी वक्त पीछे से लॉरलिन एक बॉक्स लेकर आती है और उस नन्हे जीव को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन जैसे ही वैलेरियन बाहर निकलने लगता है, चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। वैलेरियन किसी तरह गोलियों से बचते हुए बाहर निकल आता है, लेकिन तभी खोडार के एक सैनिक की नजर उस पर पड़ जाती है। वो अपनी बंदूक से भारी भरकम चुंबकीय गोलियां वैलेरियन के हाथ पर चिपका देता है। अचानक उसका वजन इतना बढ़ जाता है कि वो कई मंजिलें तोड़ता हुआ नीचे गिर पड़ता है। किसी तरह वैलेरियन होश संभालकर उन चुंबकीय गोलियों को दुश्मन के शरीर से चिपका देता है और वो भारी वजन के साथ नीचे जा गिरता है। वैलेरियन और लॉरलाइन भीड़ के बीच से किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी खोडार अपना सबसे खूंखार जानवर उनके पीछे छोड़ देता है। मेजर गिब्सन बाहर से चिल्लाकर दोनों को तुरंत भागने का आदेश देते हैं। वो भयानक जानवर अब उनके बिल्कुल पीछे आ चुका था। सब लोग पूरी रफ्तार से बस में चढ़ते हैं, मगर वो जानवर लगातार उनका पीछा करता रहता है। एक जबरदस्त छलांग लगाकर वो सीधे बस की छत पर आ जाता है और लोहे की छत को चीर डालता है। हालात बिगड़ते देख वैलेरियन तुरंत अपने स्पेसशिप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलेक्स को मदद के लिए कमांड देता है। अब वो खूंखार जानवर बस के अंदर घुस चुका था और बेरहमी से सब पर हमला कर रहा था। तभी आसमान से उनका स्पेसशिप उड़ता हुआ आता है और सीधा बस के ऊपर मंडराने लगता है। वैलेरियन और लॉरलाइन सही वक्त पर छलांग लगाकर बस से निकलते हैं और किसी तरह जहाज के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर आते ही वो बिना देर किए ग्रह से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी जहाज को एक जोरदार झटका लगता है। वो जानवर अब उनकी जहाज की छत पर भी पहुंच चुका था। दोनों फौरन जहाज की रफ्तार बढ़ाते हैं और एक झटके में जहाज ग्रह की सीमा से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद लॉरलाइन उस नन्हे चमत्कारी जीव को पिंजरे से बाहर निकालती है। उसे हल्की चोट लगी होती है, इसलिए वो उसे मेडिकल चैम्बर में रख देती है। वहीं वैलेरियन एलेक्स से उस पर्ल को स्कैन करने के लिए कहता है। एलेक्स बताती है कि यह पर्ल म्यूल ग्रह का है और इसके अंदर उनके स्पेसशिप से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा समाई हुई है। यह सुनकर वैलेरियन हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि म्यूल ग्रह के साथ आखिर हुआ क्या था। एलेक्स बताती है कि लगभग 30 साल पहले यह ग्रह पूरी तरह तबाह हो गया था। जब वैलेरियन उस ग्रह की और जानकारी निकालने की कोशिश करता है तो उसे एक्सेस नहीं मिल पाता। एलेक्स बताती है कि म्यूल ग्रह से जुड़ी हर जानकारी को गोपनीय कर दिया गया है और सिर्फ जनरल्स को ही इसका एक्सेस है। वैलेरियन धीमी आवाज में कहता है कि उसने इस ग्रह को अपने सपने में देखा था, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अगली मंजिल की ओर जाने को तैयार थे। दोनों अपने यान का वार्प ड्राइव एक्टिवेट करते हैं
और एक जोरदार झटके के साथ उनका यान अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित अल्फा शहर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही यान स्थिर होता है, एलेक्स उन्हें अल्फा की जानकारी देना शुरू करती है। वो बताती है कि ये शहर पिछले 400 सालों से लगातार अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है और पृथ्वी से अब तक करीब 70 करोड़ मील की दूरी तय कर चुका है। लॉरलाइन जब इसकी आबादी के बारे में पूछती है तो एलेक्स जवाब देती है कि इस समय यहाँ लगभग 3 करोड़ की आबादी है और ब्रह्मांड के कोने कोने से आई 3236 अलग अलग एलियन प्रजातियां यहाँ रह रही हैं। एलेक्स आगे बताती है कि यह विशाल शहर कई सेक्टर्स में बटा हुआ है, जहां हर प्रजाति के रहने लायक अलग अलग वातावरण बनाए गए हैं। वो समझाती है कि यहाँ पानी में रहने वाली करीब 800 प्रजातियां एक खास लिक्विड जोन में रहती है, जहां उनके लिए पूरा आर्टिफिशियल महासागर तैयार किया गया है। वहीं नॉर्थ साइड में एजिनमो प्रजाति के लिए गैसियस लैंड्स हैं, जहां हवा में जहरीली गैस और धुआं भरा रहता है और जमीन नुकीले पत्थरों की बनी होती है। इसके ईस्ट में ओमेलाइट्स की कॉलोनी है, जो पूरी तरह टेक्नोलॉजी और सर्किट्स से बनी सुनहरी दुनिया जैसी दिखती है, जहां छोटे छोटे रोबोट्स लगातार जानकारी प्रोसेस करते रहते हैं। इसके अलावा एक पूरा सेक्टर ऐसा भी है जहां लगभग 90 लाख इंसान और उनके जैसे अनुकूल प्रजातियां साथ रहती हैं, जो किसी अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक महानगर का एहसास देता है। आखिरकार दोनों सेक्टर एक में लैंड करते हैं। असल में वो यहाँ अपने सीनियर कमांडर को रिपोर्ट करने आए थे। कमांडर से मिलने से पहले उनकी मुलाकात जनरल ऑक्टोबार से होती है, जो सीधे उस नन्हे पर्ल कन्वर्टर जीव के बारे में पूछते हैं। लॉरेलिन भरोसे के साथ जवाब देती है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है सर। इसके बाद जनरल दोनों को एक बेहद गंभीर समस्या के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ठीक 1 साल पहले अल्फा शहर के केंद्र में एक रहस्यमयी रेडियो एक्टिव जोन का पता चला था। जांच के लिए कई यान वहां भेजे गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। इसके बाद एक स्पेशल यूनिट भेजी गई, जिसका काम था उस जोन के करीब जाकर खतरे का सही अंदाजा लगाना। मगर दुर्भाग्यवश उस यूनिट का भी कोई सदस्य जिंदा वापस नहीं आया। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि उस जोन के अंदर आखिर है क्या। जनरल आगे बताते हैं कि हालात अब और भी खतरनाक हो चुके हैं। उस जोन की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही, वो जहरीली हो चुकी है और वो इलाका किसी कैंसर या ट्यूमर की तरह धीरे धीरे फैलता जा रहा है। इसी बातचीत के दौरान शहर के कमांडर वहां पहुंचते हैं और सीधे चेतावनी देते हैं कि ये रेडियो एक्टिव जोन बेहद तेजी से फैल रहा है। अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो सिर्फ 1 हफ्ते में ये पूरा अल्फा शहर निगल सकता है। उसी वक्त पृथ्वी से डिफेंस मिनिस्टर की कॉल आती है। वो साफ आदेश देते हैं कि इस रहस्यमयी जोन की सच्चाई पता लगाने वाले मिशन में एजेंट वैलेरियन और लॉरेलिन को भी शामिल किया जाएगा, ताकि अर्थ गवर्नमेंट को हर पल की जानकारी मिलती रहे। हालात की गंभीरता को देखते हुए सभी इस फैसले पर सहमत हो जाते हैं। कुछ समय बाद कमांडर अपने रोबोट बॉडीगार्ड्स के साथ एक गुप्त लैब में पहुंचते हैं। वहां म्यूल ग्रह के एक निवासी पर्ल को उनके आदमियों द्वारा बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था। वो उससे किसी तरह की जानकारी उगलवाना चाहते थे, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। कमांडर ठंडे और निर्दयी शब्दों में आदेश देता है कि अगर इसने 1 घंटे के अंदर मुंह नहीं खोला तो इसे मार दिया जाए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इस बीच अल्फा शहर अनंत अंतरिक्ष में तैरता हुआ लगातार अपनी यात्रा जारी रखता है। दूसरी तरफ जब वैलेरियन और लॉरेलिन कमांडर के ऑफिस में दाखिल होते हैं तो माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। लॉरेलिन के हाथ में वो आखिरी बचा हुआ पर्ल कन्वर्टर जीव एक विशेष सुरक्षित सिलेंडर में बंद था। लॉरेलिन कमांडर से एक बड़ा सवाल उठाती है। वो पूछती है कि जब ये नन्हा सा जीव इतना कीमती है और अपनी प्रजाति का आखिरी अस्तित्व है, तो इसे किसी सुरक्षित जगह रखने के बजाय हम इसे एक जानलेवा रेडियो एक्टिव जोन में अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। इस पर कमांडर सख्त लहजे में जवाब देता है कि यह सरकारी संपत्ति है और इस मिशन के लिए इसका साथ होना जरूरी है। वो लॉरेलिन की चिंता को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उसे आदेश देता है कि सवाल पूछना बंद करे और तुरंत उस जीव के साथ मिशन के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद कमांडर सीधे अर्थ गवर्नमेंट की हाई सिक्योरिटी मीटिंग में पहुंचता है, जहां उसी रहस्यमयी रेडियो एक्टिव जोन पर गंभीर चर्चा चल रही होती है। कमांडर अब भी काउंसिल के सामने उस रेड जोन की भयावहता समझा ही रहा होता है कि अचानक पूरे मीटिंग रूम में सायरन की गूंज फैल जाती है। सेंसर अलर्ट देते हैं कि 12 अज्ञात हमलावर अल्फा शहर में दाखिल हो चुके हैं, जिनका डीएनए पूरे ब्रह्मांड के किसी भी डेटाबेस से मेल नहीं खाता। हालात संभाले जाते उससे पहले ही मीटिंग रूम की दीवार एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है और धुएं के घने बादलों के बीच म्यूल ग्रह के निवासी पर्ल्स अंदर दाखिल होते हैं। वो बिना किसी को मारे अपने हथियारों से निकलने वाले एक अजीब चिपचिपे केमिकल से पल भर में सभी गार्ड्स और एजेंट्स को जिंदा मूर्तियों में बदल देते हैं और कमांडर को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। इस अफरा तफरी के बीच वैलेरियन अपनी सूझबूझ दिखाता है और एक छोटा सा बॉक्स चुपचाप अपने मुंह में दबा लेता है। ठीक उसी पल जब वो खुद भी उस केमिकल की गिरफ्त में आ जाता है।
जैसे ही पर्ल्स वहां से गायब होते हैं, उस बॉक्स से एक माइक्रो स्पाइडर बॉट बाहर निकलता है और उसके चारों ओर जमी परत को काट देता है। आजाद होते ही वैलेरियन बिना एक पल गंवाए लॉरेलिन को भी उस चिपचिपे जाल से बाहर खींच लेता है ताकि दुश्मनों का पीछा किया जा सके। वैलेरियन सीधे उनके पीछे दौड़ पड़ता है और लॉरेलिन कंट्रोल रूम से उसे गाइड करते हुए बताती है कि नॉर्थ की तरफ एक 113 डिग्री पर एक शॉर्टकट है। वैलेरियन उसी दिशा में बढ़ता है, लेकिन आगे रास्ता बंद मिलता है। वो तुरंत अपना हेलमेट एक्टिवेट करता है और लोहे जैसी मजबूत दीवारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इस शॉर्टकट के कारण उसे शहर के अलग अलग सेक्टर्स से होकर गुजरना पड़ता है। भागते भागते एक पल ऐसा आता है जब वो गलती से शहर की आखिरी बाहरी दीवार तोड़ देता है और सीधा खुले अंतरिक्ष में गिरने लगता है। लॉरेलिन बिना घबराए तुरंत एलेक्स को कमांड देती है और कुछ ही सेकंड्स में एलेक्स एक विशाल यान लेकर वैलेरियन को गिरने से पहले ही अंदर खींच लेती है। उधर पर्ल्स कमांडर को अगवा करके अपने यान से पूरी रफ्तार में भाग रहे थे और अब वैलेरियन भी उनका पीछा शुरू कर चुका होता है। लॉरेलिन चेतावनी देती है कि पर्ल्स के यान का डिफेंस सिस्टम बेहद एडवांस है, सीधे हमला बेकार जाएगा। लेकिन वैलेरियन बिना सोचे समझे उन पर सबसे घातक अटैक कर देता है। तभी पर्ल्स का यान अचानक सैकड़ों छोटे छोटे यानों में बिखर जाता है। वैलेरियन तुरंत समझ जाता है कि इन सब में से कमांडर किस यान में है। वो बाकी यानों को नजरअंदाज कर सिर्फ उसी एक का पीछा करता है, लेकिन उसका यान बहुत बड़ा था जिससे वो सही तरह से पीछा नहीं कर पाता। बिना देर के वो एक छोटे स्काई जेट में सवार हो जाता है और अब कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। कंट्रोल रूम से लॉरेलिन उसे आगाह करती है कि वो शहर के बेहद अंदर आ चुका है और कुछ ही सेकंड्स में रेडियो एक्टिव जोन में दाखिल हो जाएगा। वो घबराई हुई आवाज में कहती है कि अब या तो उन्हें यहीं रोको वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुनते ही वैलेरियन आखिरी दांव खेलता है और पर्ल्स के यान से अपने स्काई जेट को जबरदस्ती जोड़ देता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। पर्ल्स का यान पूरी ताकत से उसे खींचता हुआ सीधे रेडियो एक्टिव जोन के भीतर ले जाता है। अगले ही पल वैलेरियन का कमांड रूम से संपर्क टूट जाता है और वो खुद को एक ऐसे अनजान और जानलेवा इलाके में फंसा हुआ पाता है जहां से शायद वापसी नामुमकिन हो। लॉरेलिन बिना एक पल भी गंवाए वैलेरियन को ढूंढने का फैसला कर लेती है, लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि वैलेरियन किस जगह गायब हुआ है इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं थी। अल्फा शहर इतना विशाल और जटिल था कि यहाँ कोई भी बिना निशान छोड़े खो सकता था। इसी उलझन के बीच लॉरेलिन उन 3 खास एलियन जासूसों से मिलती है जो अल्फा शहर के सबसे तेज और रहस्यों को जानने वाले माने जाते थे। ऐसे जीव जिन्हें यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी घटना की खबर पहले ही मिल जाती थी। लॉरेलिन बिना वक्त बर्बाद किए उनसे साफ शब्दों में कहती है कि मुझे वैलेरियन के पास ले चलो, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। उसी दौरान दूसरी तरफ जनरल ऑक्टोबार अपने सैनिकों को आदेश देता है कि एजेंट लॉरेलिन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वैलेरियन की तरह एक और काबिल एजेंट भी उसके हाथों से निकल जाए। आदेश देने के बाद जब जनरल खुद म्यूल ग्रह से जुड़ी जानकारी कंप्यूटर सिस्टम से निकालने की कोशिश करता है तो उसे भी एक्सेस नहीं मिलता। यह देखकर जनरल को पहली बार एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गहरा और खतरनाक सच छुपाया जा रहा है। उधर खबरी एलियन लॉरेलिन को बताते हैं कि वैलेरियन को ढूंढने के लिए उन्हें एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली टेलीपैथिक जेलीफिश की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ गहरे पानी वाले एक्वाटिक सेक्टर में मिलती है। ये सुनते ही लॉरेलिन उनके साथ अल्फा के एक्वाटिक जोन में पहुंचती है, जहां वे बॉब नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो एक अनुभवी सबमरीन पायलट है और इन गहराइयों को अच्छी तरह जानता है। लॉरेलिन बॉब से कहती है कि उसे वो खास जेलीफिश चाहिए, चाहे इसके लिए जितने भी पैसे देने पड़े। बॉब मोटी रकम लेने के बाद अपनी पुरानी सबमरीन तैयार करता है और चारों पानी के घुप अंधेरों में उतर जाते हैं। जैसे जैसे सबमरीन गहराई में जाती है, बाहर का नजारा और भी ज्यादा खौफनाक होता जाता है। अंधेरे पानी में विशाल प्रीहिस्टोरिक डायनासोर जैसे समुद्री जीव तैर रहे थे, जिन्हें ब्रोमोसॉर्स कहा जाता था, और जिस जेलीफिश की तलाश थी वो इन्हीं ब्रोमोसॉर्स की पीठ पर चिपकी रहती थी। जैसे ही बॉब उस जेलीफिश को पकड़ने की कोशिश करता है, सारे ब्रोमोसॉर्स गुस्से में आ जाते हैं और सबमरीन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। बॉब बड़ी मुश्किल से सबमरीन को उनके खुले मुंह में जाने से बचाता हुआ किसी तरह बाहर निकाल लाता है और आखिरकार सभी सुरक्षित लौट आते हैं। खबरी एलियन लॉरेलिन को बताते हैं कि अब इस जेलीफिश को उसके सिर पर रखना होगा, तभी वह टेलीपैथी के जरिए वैलेरियन की सही जगह का पता लगा पाएगी। लेकिन वे उसे सख्त चेतावनी देते हैं कि इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पहना जाए, क्योंकि ये एक शक्तिशाली टेलीपैथिक परजीवी है जो दिमाग की यादों से जुड़ जाता है। अगर 1 मिनट से ज्यादा देर तक ये सिर पर रहा तो धीरे धीरे यादों को खाना शुरू कर देता है और इंसान हमेशा के लिए पागल हो सकता है। वैलेरियन को बचाने की जिद में लॉरेलिन अपनी जान की परवाह किए बिना उस चिपचिपे जीव को अपने सिर पर रख लेती है। जेलीफिश उसके दिमाग से जुड़ते ही वैलेरियन की तस्वीरें और उसकी लोकेशन दिखाने लगती है, लेकिन लॉरेलिन खतरे की हद पार करते हुए 1 मिनट से ज्यादा वक्त लेती है ताकि वह सही लोकेशन कंफर्म कर सके।
ये देखकर वहां मौजूद एलियन भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी इतनी देर तक इस परजीवी को सहन नहीं कर पाता। आखिरकार लॉरेलिन को पता चल जाता है कि वैलेरियन कहां है और वह बिना एक पल गंवाए सीधे उस जगह पहुंच जाती है। वो इलाका किसी नर्क से कम नहीं था। चारों तरफ अजीब सी धुंध, टूटी हुई संरचनाएं और खामोशी का भारी बोझ था। थोड़ी तलाश के बाद लॉरेलिन को वैलेरियन मिल जाता है, जो बुरी हालत में बेहोश पड़ा था। लॉरेलिन तुरंत उसे होश में लाती है और वैलेरियन आंखें खुलते ही अपना स्काईजेट ठीक करने लगता है, जैसे उसे एक पल भी जाया करना मंजूर ना हो। इसी बीच कमांड सेंटर में तीनों खबरी एलियन जनरल ऑक्टोबार को उस कैद पर्ल एलियन के बारे में सच्चाई बता देते हैं। यह सुनते ही जनरल गुस्से में लैब के अंदर जाता है और जोर से कहता है कि किसके आदेश पर तुम इसको टॉर्चर कर रहे हो। वह तुरंत उसे आजाद करने का हुक्म देता है, पर्ल से माफी मांगता है और पूछता है कि तुमने हम पर हमला क्यों किया। पर्ल जवाब देता है कि आप लोगों के पास हमारी एक अमानत है, और इतना कहते ही वह अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली टेलीपैथिक सिग्नल भेज देता है। उधर जब वैलेरियन अपना स्काई जेट ठीक कर रहा होता है, तभी लॉरेलिन की नजर कुछ खूबसूरत तितलियों पर पड़ती है। वह अनजाने में उन्हें छू लेती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगले ही पल लॉरेलिन ऊपर की तरफ खींचने लगती है। वैलेरियन उसका पीछा करता है तो देखता है कि कुछ एलियन लॉरेलिन को पकड़कर ले जा रहे हैं। वह भागता हुआ उनके सेक्टर की सीमा तक पहुंचता है, लेकिन वहीं रुक जाता है, क्योंकि ये वो इलाका था जहां किसी भी बाहरी का जाना न सिर्फ गैर कानूनी था, बल्कि सीधी मौत को दावत देने जैसा था। अंदर घुसने का रास्ता खोजने के लिए वैलेरियन उस रहस्यमयी सेक्टर के एक अंधेरे और शोर से भरे क्लब में जाता है। इसी क्लब में उसकी मुलाकात जॉली नाम के एक आदमी से होती है, जिसके पास बबल नाम की एक बेहद अनोखी शेप शिफ्टिंग एलियन थी। बबल किसी भी जीव का रूप लेने में माहिर थी, लेकिन यहाँ उसे गुलाम बनाकर रखा गया था। उसकी ताकतों का शोषण किया जा रहा था और उसे एक तमाशे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। वैलेरियन उसकी ये हालत देखता है और बिना ज्यादा सोचे समझे उसे उस कैद से आजाद कराता है। बदले में वह बबल से वादा करता है कि अगर वह उसकी मदद करेगी तो वह उसे एक इज्जत भरी आजाद जिंदगी दिलाएगा। इस वादे के बाद बबल अपनी अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल करती है और खुद को एक मोटे, भयानक से दिखने वाले बातौर एलियन के रूप में बदल लेती है। वह वैलेरियन को अपने उसी विशाल शरीर के भीतर छुपा लेती है, ताकि वह बिना किसी शक के दुश्मनों के गढ़ में दाखिल हो सके। बबल और वैलेरियन गार्ड्स बने एलियंस के बीच से गुजरते हुए चुपचाप उस खतरनाक किंगडम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, सिर्फ एक ही मकसद के साथ, लॉरेलिन को बचाना। इसी बीच कमांड सेंटर में एक एजेंट जनरल ऑक्टोबार को खबर देता है कि वैलेरियन बातौर एलियन किंगडम में घुस चुका है। यह सुनते ही जनरल के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह भी जानता था कि उस जगह जाना सीधे मौत को दावत देने जैसा है। उधर बातौर किंगडम के अंदर वैलेरियन देखता है कि लॉरेलिन को इनका राजा अपने क्रूर भोज का हिस्सा बनाने वाला है। हालात की गंभीरता समझते ही वैलेरियन एक पल भी नहीं रुकता और सीधा हमला कर देता है। वह एक एक करके बातौर सैनिकों को ढेर करता हुआ आगे बढ़ता है और आखिरकार उनके राजा को भी मार गिराता है। लेकिन अब पूरा किंगडम सतर्क हो चुका था और बातौर की पूरी फौज उनके पीछे पड़ जाती है। अफरा तफरी के बीच बबल, वैलेरियन और लॉरेलिन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उस मौत के साम्राज्य से भाग निकलते हैं। उधर जनरल सीधे डिफेंस मिनिस्टर से संपर्क करता है। कमांडर की गैर मौजूदगी के कारण अब पूरे रेडियो एक्टिव जोन के रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी जनरल ऑक्टोबार को सौंप दी जाती है। जनरल बिना एक पल गंवाए म्यूल ग्रह की पुरानी फाइलें खंगालना शुरू करता है। जैसे जैसे डेटा सामने आता है, उसकी आंखें खुलती चली जाती हैं। उसे वो सच्चाई दिखाई देती है जिसे दुनिया से सालों तक छुपाया गया था। म्यूल ग्रह कभी भी बंजर या निर्जीव नहीं था, बल्कि वहां एक पूरी उन्नत सभ्यता रहती थी, जो एक ही विनाशकारी हमले में मिटा दी गई। हैरानी और गुस्से में जनरल सिस्टम से पूछता है कि उस मिशन का कमांडिंग ऑफिसर कौन था, ताकि असली गुनहगार का नाम सामने आ सके। लेकिन स्क्रीन पर बड़े लाल अक्षरों में एक्सेस डिनाइड लिखा आता है। दूसरी ओर वैलेरियन, लॉरेलिन और बबल किसी तरह उस खतरनाक इलाके से निकलकर एक अलग ही जगह पहुंच चुके थे। लेकिन इस भागदौड़ में बबल बुरी तरह घायल हो चुकी थी। वह अपने आखिरी पलों में दोनों की तरफ देखती है, एक उदास सी मुस्कान देती है और फिर उसकी सांसें थम जाती हैं। भारी मन से दोनों आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वैलेरियन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह लॉरेलिन से कहता है कि हम रेडियो एक्टिव जोन के अंदर हैं, लेकिन यहाँ की हवा तो बिल्कुल साफ है। इसी पल वैलेरियन को एहसास हो जाता है कि कमांडर ने शुरुआत से ही उनसे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया था। दोनों आगे बढ़ते हुए एक अजीब सी चमकदार दीवार के पास पहुंचते हैं। तभी उस दीवार के उस पार से एक पर्ल बाहर आता है। वह खुद का परिचय देता है, मेरा नाम सूर्य है और मैं महाराजा का बेटा हूं। इतना कहकर वह दोनों को अपने पीछे आने का इशारा करता है। जैसे ही वे उस दीवार को पार करते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनके सामने पर्ल्स की प्रजाति जीवित और सुरक्षित खड़ी होती है। पर्ल्स का सम्राट उन्हें घेरने या हमला करने के बजाय पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत करता है और फिर एक चौंकाने वाली बात कहता है,
वो बताता है कि उसके बेटे ने वैलेरियन के भीतर अपनी बहन राजकुमारी लिहोमीना का अंश महसूस किया है। यह सुनकर वैलेरियन पूरी तरह उलझ जाता है। सम्राट आगे समझाता है कि उनकी प्रजाति में मृत्यु के बाद आत्मा खत्म नहीं होती, बल्कि वह अपनी शारीरिक ऊर्जा को एक तरंग की तरह अंतरिक्ष में छोड़ देती है, जो किसी शुद्ध और मजबूत चेतना वाले व्यक्ति से जुड़ सकती है। वह बताता है कि जब उनका ग्रह नष्ट हो रहा था, तब मरने से ठीक पहले राजकुमारी लिहोमीना ने अपनी आत्मा वैलेरियन के शरीर में ट्रांसफर कर दी थी। यही वजह थी कि वैलेरियन को बार बार वही सपने आते थे। वो सपने नहीं थे, बल्कि राजकुमारी की आखिरी यादें थीं, जो उसके भीतर अब भी जीवित थीं। इसके बाद सम्राट अपने अतीत की वो कहानी सुनाता है जो कभी एक खूबसूरत सपने जैसी थी। वह बताता है कि उनका ग्रह ब्रह्मांड का सबसे शांत और सुंदर स्वर्ग था। वे प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे, समुद्र से अनमोल मोती निकालते थे और बिना हथियार या तकनीक के सिर्फ खुशहाली में जीवन बिताते थे। लेकिन फिर वो मनहूस दिन आया। बिना किसी चेतावनी के उनके शांत आकाश के ऊपर दो विशाल शक्तियों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। आसमान से आग की बारिश होने लगी और तभी एक विशाल मदरशिप सीधे उनके ग्रह से टकरा गई। वह टक्कर इतनी विनाशकारी थी कि पलों में लाखों साल पुरानी सभ्यता राख में बदल गई। राजकुमारी लिहोमीना के साथ साथ 70 लाख मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। वैलेरियन पूछता है कि फिर आप लोग बचे कैसे? सम्राट बताता है कि तबाही के बाद बचे हुए कुछ लोग दुश्मन के टूटे हुए जहाज के मलबे में छिपकर सालों तक अंतरिक्ष के अंधेरों में भटकते रहे। उनके लिए लोहे और तारों से भरी वो दुनिया डरावनी थी, लेकिन जिंदा रहने की जिद ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने उस जहाज की मशीनों को समझा, अजनबी भाषाएं सीखी, गणित और विज्ञान को जाना और धीरे धीरे उस तकनीक पर काबू पा लिया जो कभी उनके लिए जादू थी। इसी सफर में उन्हें पता चला कि उनका छोटा सा ग्रह ही सब कुछ नहीं था, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों ग्रह और अनगिनत प्रजातियां मौजूद है। वहीं से उनका सफर एक भोली सभ्यता से एक उन्नत सभ्यता बनने की ओर शुरू हुआ। सम्राट आगे बताता है कि जब वे उस टूटे हुए जहाज में जीना सीख चुके थे, तब किस्मत ने एक और मजाक किया। एक व्यापारी जहाज ने उन्हें ढूंढ लिया और बचाने के बजाय उन्हें गुलाम बनाकर अल्फा शहर में भारी निर्माण कार्य के लिए बेच दिया। लेकिन यही गुलामी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अल्फा की भीड़ में छिपकर उन्होंने वहां रहने वाली हर प्रजाति को देखा, उनकी तकनीक और विज्ञान को सीखा और सालों की मेहनत के बाद चोरी छिपे एक ऐसी मशीन बनाई जो उनकी दुनिया को दोबारा बसा सकती थी। बस इसके लिए उन्हें उस नन्हे म्यूल कन्वर्टर जीव और एक पर्ल की सख्त जरूरत थी। इस सच्चाई के सामने आते ही रानी बेहोश पड़े कमांडर को होश में ले आती है। जैसे ही कमांडर की आंखें खुलती हैं, वह घबराहट में तुरंत वैलेरियन को आदेश देता है कि इन सबको गिरफ्तार करो, इन्होंने मुझे अगवा किया है। वैलेरियन उसे शांत करते हुए कहता है कि ये कोई दुश्मन नहीं, बल्कि म्यूल ग्रह के असली निवासी पर्ल्स हैं। लेकिन कमांडर फिर से वही पुराना झूठ दोहराता है कि वह ग्रह पूरी तरह बेजान था और वहां कोई नहीं रहता था। तभी लॉरेलिन उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर वहां कोई नहीं रहता था तो हमारे चारों तरफ खड़े ये इतने सारे पर्ल्स आखिर आए कहां से? इस सवाल के बाद कमांडर के पास कोई जवाब नहीं बचता और वे आखिरकार मान लेता है कि 30 साल पहले उस युद्ध का कमांडिंग ऑफिसर वही था। वैलेरियन गुस्से में उसे आईना दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें पहले से पता था कि उस ग्रह पर लोग रहते हैं, इसके बावजूद तुमने वहीं युद्ध लड़ा। असल में उस समय कई जूनियर ऑफिसर्स ने चेतावनी दी थी कि इस ग्रह पर बुद्धिमान जीवन मौजूद है और हम यहाँ जंग लड़कर उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन कमांडर ने उन्हें कीड़े मकोड़े और आदिवासी कहकर नजरअंदाज कर दिया और अपनी जीत के लिए पूरे ग्रह की बलि चढ़ा दी। बाद में जब उसे पता चला कि कुछ पर्ल्स अल्फा शहर में जिंदा बच गए हैं, तो अपने वॉर क्रिमिनल होने का सच छुपाने के लिए उसने बचे कुचे लोगों को भी हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। गुस्से में वैलेरियन कमांडर को जोरदार मुक्का मारता है। इसी बीच बाहर जनरल एक्टोबार कमांडर को आजाद करवाने के लिए अपनी सेना भेज चुका होता है, जिसके साथ कमांडर के निजी रोबोट बॉडीगार्ड्स की एक पूरी टुकड़ी भी मौजूद होती है। दीवारों के भीतर पर्ल्स की रानी उस नन्हे जीव की मदद से मशीन को सक्रिय करती है और देखते ही देखते ऊर्जा की एक लहर के साथ पूरा इलाका उनके ग्रह जैसा दिखने लगता है। वैलेरियन और लॉरेलिन तुरंत जनरल एक्टोबार को पूरी सच्चाई बताते हैं और कमांडर से कहते हैं कि वह जनरल के सामने सच उगल दे। लेकिन कमांडर आखिरी चाल चलते हुए अपनी रोबोटिक सेना को हमला करने का आदेश दे देता है। उसके रोबोट चारों तरफ दीवारों पर बम लगा देते हैं और हर जगह गोलियां चलने लगती हैं। धमाका होने ही वाला होता है कि तभी अल्फा शहर को चीरता हुआ एक विशाल यान बाहर निकलता है, जो पर्ल्स का होता है, और एक झटके में लॉरेलिन और वैलेरियन को अपने साथ लेकर वहां से दूर निकल जाता है। पर्ल्स के जाने के बाद जनरल अपने सैनिकों को कमांडर को गिरफ्तार करने का आदेश देता है।
कुछ समय बाद लॉरेलिन और वेलेरियन एक छोटे से यान में अनंत अंतरिक्ष में भटकते हुए रेस्क्यू शिप के आने का इंतजार करते रहते हैं और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।